दोस्तों, ये वक्त था 17वीं सदी का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब्जा कर रही थी। शहर मैसूर टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर सन 1751, 4 मई सन 1799, जिन्हें मैसूर के टाइगर के रूप में भी जाना जाता है, राज्य के शासक थे। दक्षिण भारत में स्थित मैसूर वो रॉकेट आर्टिलरी के अग्रदूत थे। उन्होंने अपने शासन के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की, जिसमें एक नई सिक्का प्रणाली और कैलेंडर और एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल थी, जिसने मैसूर रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की। उन्होंने लोहे के आवरण वाले मैसूरियन रॉकेटों का विस्तार किया और फतुल मुजाहिदीन को सैन्य नियमावली सौंपी। उन्होंने पोलीलुर की लड़ाई और श्रीरंगपटना की घेराबंदी सहित एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान ब्रिटिश सेना और उनके सहयोगियों के प्रगति के खिलाफ रॉकेट तैनात किए। टीपू सुल्तान और उनके पिता ने अंग्रेजों के साथ अपने संघर्ष में फ्रांसीसी के साथ गठबंधन में अपनी फ्रांसीसी प्रशिक्षित सेना का इस्तेमाल किया और मैसूर के अन्य आसपास की शक्तियों के साथ संघर्ष में मराठों, सिरा और मालाबार, कोडागु, बेडनोर के शासकों के खिलाफ कर्नाटक और त्रावणकोर। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली खान सत्ता में आए थे और टीपू सुल्तान ने सन 1782 में कैंसर से उनकी मृत्यु के बाद मैसूर के शासक के रूप में उनकी जगह ली थी। उन्होंने दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी। उन्होंने उनके साथ मैंगलोर की 1784 की संधि पर बातचीत की, जिससे दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। अपने पड़ोसियों के साथ टीपू सुल्तान के संघर्षों में मराठा मैसूर युद्ध शामिल था, जो गजेंद्रगढ़ की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। संधि के लिए आवश्यक था कि टीपू सुल्तान मराठों को एक बार की युद्ध लागत के रूप में 4.8 मिलियन रुपए का भुगतान करें और हैदर अली द्वारा कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों को वापस करने के अलावा 1.2 मिलियन रुपए की वार्षिक श्रद्धांजलि दी जाए। टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अटूट दुश्मन बने रहे, जिन्होंने 1779 में ब्रिटिश सहयोगी त्रावणकोर पर अपने हमले के साथ संघर्ष को जन्म दिया। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में उन्हें सेरिंगपटम की संधि के लिए मजबूर किया गया था, जिसमें पहले से जीते गए कई क्षेत्रों को खो दिया गया था। मालाबार और मैंगलोर सहित उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में रैली करने के प्रयास में ऑटोमन साम्राज्य, अफगानिस्तान और फ्रांस सहित विदेशी राज्यों में दूत भेजे। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मराठों और हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की एक संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को हराया। वो 4 मई सन 1799 को श्रीरंगपटम के अपने गढ़ की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर सन 1751 को देवनहल्ली में हुआ था, जो आज के बेंगलोर ग्रामीण जिले में है, जो बेंगलोर शहर से लगभग 33 किलोमीटर उत्तर में है। आरकोट के संत टीपू सुल्तान मस्तान औलिया के नाम पर उन्हें टीपू सुल्तान नाम दिया गया था। हैदर अली खान अपने सबसे बड़े बेटे को राजकुमार की शिक्षा देने और सैन्य और राजनीतिक मामलों के लिए बहुत जल्दी संपर्क करने में विशेष रूप से शामिल थे। 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को महत्वपूर्ण राजनयिक और सैन्य मिशनों का स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। वो युद्धों में अपने पिता के दाहिने हाथ थे, जिन्होंने हैदर दक्षिणी भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली खान मैसूर साम्राज्य की सेवा में एक सैन्य अधिकारी थे, जो सन 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक बन गए थे, जबकि उनकी मां फातिमा फखरुन्निसा मीर मोइनुद्दीन राज्यपाल की बेटी थी। कडप्पा के किले से हैदर अली खान ने टीपू सुल्तान को उर्दू, फारसी, अरबी, कन्नड़, बेरी, कुरान, इस्लामी न्याय शास्त्र,
घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी जैसे विषयों में प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए सक्षम शिक्षकों की नियुक्ति की। टीपू सुल्तान को अपने पिता के रोजगार में फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा सैन्य रणनीति का निर्देश दिया गया था। 15 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ सन 1766 में प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ गए थे। उन्होंने 1767 में 16 साल की उम्र में कर्नाटक के आक्रमण में घुड़सवार सेना की कमान संभाली थी। उन्होंने 1775 के पहले एंग्लो मराठा युद्ध में भी खुद को प्रतिष्ठित किया था। 1779 में अलेक्जेंडर बीटसन, जिन्होंने चौथे मैसूर युद्ध पर टीपू सुल्तान के साथ युद्ध की उत्पत्ति और आचरण का दृश्य शीर्षक से एक खंड प्रकाशित किया था, टीपू सुल्तान का वर्णन इस प्रकार किया। उनका कद लगभग 5 फीट 8 इंच था। उनकी गर्दन छोटी थी, कंधे चौकोर थे और बल्कि मोटे थे। उसके अंग छोटे थे, विशेष रूप से उनके पैर और हाथ। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, छोटी धनुषाकार भौहें और एक जलीय नाक थी। उनका रंग गोरा था और उनके चेहरे की सामान्य अभिव्यक्ति गरिमा से शून्य नहीं थी। 1779 में अंग्रेजों ने महे के फ्रांसीसी नियंत्रित बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, जिसे टीपू सुल्तान ने अपनी सुरक्षा के तहत रखा था। इनकी रक्षा के लिए कुछ सैनिक प्रदान किए। जवाब में हैदर अली खान ने मद्रास से अंग्रेजों को खदेड़ने के उद्देश्य से कर्नाटक पर आक्रमण शुरू किया। सितंबर 1780 में इस अभियान के दौरान टीपू सुल्तान को हैदर अली खान ने 10,000 पुरुषों और 18 बंदूकों के साथ कर्नल बेली को रोकने के लिए भेजा, जो सर हेक्टर मुनरो में शामिल होने के रास्ते में थे। ग्वालियर के युद्ध में टीपू सुल्तान ने बेली को निर्णायक रूप से पराजित किया। 360 यूरोपीय लोगों में से लगभग 200 को जीवित पकड़ लिया गया था और सिपाहियों, जो लगभग 3,800 पुरुष थे, बहुत अधिक हताहत हुए। मुनरो बेली में शामिल होने के लिए एक अलग सेना के साथ दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हार की खबर सुनकर उन्हें कांचीपुरम में एक पानी की टंकी में अपनी तोपखाने को छोड़कर मद्रास को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। टीपू सुल्तान ने 18 फरवरी सन 1782 को तंजौर के पास अन्नागुड़ी में कर्नल ब्रैथवेट को हराया। ब्रैथवेट की सेना, जिसमें 100 यूरोपीय, 300 घुड़सवार, 1400 सिपाही और 10 फील्ड पीस शामिल थे। औपनिवेशिक सेनाओं का मानक आकार था। टीपू सुल्तान ने सभी बंदूकें जब्त कर लीं और पूरी टुकड़ी को बंदी बना लिया। दिसंबर 1781 में टीपू सुल्तान ने सफलतापूर्वक चित्तूर को अंग्रेजों से छीन लिया। इस प्रकार टीपू सुल्तान ने शुक्रवार 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली खान की मृत्यु के समय तक पर्याप्त सैन्य अनुभव प्राप्त कर लिया था। कुछ इतिहासकारों ने इसे 2 या 3 दिन बाद या उससे पहले रखा था। हिजरी की तारीख 1 मुहर्रम 1197। फारसी में कुछ अभिलेखों के अनुसार वहाँ चंद्र कैलेंडर के कारण 1 से 3 दिनों का अंतर हो सकता है। टीपू सुल्तान ने महसूस किया कि अंग्रेज भारत में एक नए तरह का खतरा थे। वो रविवार 22 दिसंबर 1782 को मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान के कुछ शिलालेखों में इन्हें 20 मुहर्रम 1197 हिजरी रविवार के रूप में दिखाया गया है। एक साधारण राज्याभिषेक समारोह में इसके बाद उन्होंने मराठों और मुगलों के साथ गठबंधन करके अंग्रेजों की प्रगति को रोकने का काम किया। मैंगलोर की 1784 की संधि के साथ द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। मराठा साम्राज्य अपने नए पेशवा माधव राव के तहत अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर वापस आ गया। 2 बार टीपू सुल्तान के पिता को हराया, जिसे 1764 में और फिर 1767 में मराठा साम्राज्य को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। 1767 में मराठा पेशवा माधव राव ने हैदर अली खान और दोनों को हराया। टीपू सुल्तान और मैसूर की राजधानी श्रीरंगपटना में प्रवेश किया। हैदर अली खान ने माधव राव के अधिकार को स्वीकार कर लिया।
जिन्होंने उन्हें मैसूर के नवाब की उपाधि दी। हालांकि टीपू सुल्तान मराठों की संधि से बचना चाहते थे और इसलिए उन्होंने दक्षिणी भारत में कुछ मराठा किलों को लेने की कोशिश की, जिन पर पिछले युद्ध में मराठों ने कब्जा कर लिया था। टीपू सुल्तान ने मराठों को दी जाने वाली श्रद्धांजलि भी रोक दी, जिसका वादा हैदर अली खान ने किया था। इसने टीपू को मराठों के साथ सीधे संघर्ष में ला दिया, जिससे मराठा मैसूर युद्ध मैसूर टीपू सुल्तान के अधीन और मराठों के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष मार्च 1787 में गजेंद्रगढ़ की संधि के साथ समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान ने श्रद्धांजलि के 4 साल के बकाया का भुगतान करने के लिए सहमत हुए, जो उनके पिता हैदर अली खान ने मराठा साम्राज्य 4.8 मिलियन रुपए को भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी। मराठों ने टीपू सुल्तान को नवाब टीपू सुल्तान फतेह अली खान के रूप में संबोधित करने पर सहमति व्यक्त की। टीपू सुल्तान कालोमपत को भी रिहा कर देगा और अदोनी, कित्तूर और नरगुंड को उनके पिछले शासकों को लौटा देंगे। बादामी मराठों को सौंप दिया जाएगा। टीपू मराठों को 4 साल की सहमत अवधि के लिए 12 लाख की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बदले में टीपू सुल्तान को वो सारा इलाका मिल जाएगा जिस पर उन्होंने युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया था। इसमें गजेंद्रगढ़ और धारवाड़ शामिल हैं। चौथे, एंग्लो मैसूर युद्ध में मराठा साम्राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना समर्थन दिया। सन 1766 में जब टीपू सुल्तान सिर्फ 15 साल के थे, उन्होंने पहली बार युद्ध में अपने सैन्य प्रशिक्षण को लागू करने का मौका मिला। जब वो मालाबार के आक्रमण पर अपने पिता के साथ गए। घटना के बाद उत्तरी मालाबार में हालेसेरी में तेली चेरी की घेराबंदी। हैदर अली खान ने मालाबार में अपने क्षेत्रों को खोना शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान मालाबार पर अधिकार स्थापित करने के लिए मैसूर से आए थे। नेदुमकोट्टा की लड़ाई के बाद मानसून की बाढ़ के कारण त्रावणकोर बलों के कड़े प्रतिरोध और श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों के हमले की खबर के कारण वो वापस चले गए। सन 1779 में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के धर्म राजा द्वारा कोचीन में 2 डच आयोजित किले के अधिग्रहण पर विवाद किया। दिसंबर सन 1779 में उन्होंने कोयम्बटूर में सैनिकों को इकट्ठा किया और 28 दिसंबर को त्रावणकोर की तर्ज पर हमला किया। ये जानते हुए कि त्रावणकोर बेंगलोर की संधि के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोगी थे। त्रावणकोर सेना द्वारा कट्टर प्रतिरोध के कारण टीपू सुल्तान त्रावणकोर की रेखाओं को तोड़ने में असमर्थ थे और त्रावणकोर के महाराजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद की अपील की। जवाब में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी कंपनी और ब्रिटिश सैन्य बलों को जुटाया और टीपू सुल्तान का विरोध करने के लिए मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ गठबंधन किया। 1790 में कंपनी की सेना आगे बढ़ी और कोयम्बटूर जिले के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। टीपू सुल्तान ने जवाबी हमला किया, अधिकांश क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। हालांकि अंग्रेजों ने कोयम्बटूर पर कब्जा करना जारी रखा। वो फिर कर्नाटक में उतरे, अंततः पुडुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने सफलता के बिना संघर्ष में फ्रांसीसी को आकर्षित करने का प्रयास किया। सन 1791 में उनके विरोधी सभी मोर्चों पर आगे बढ़े। कॉर्नवालिस के नेतृत्व में मुख्य ब्रिटिश सेना ने बेंगलोर पर कब्जा कर लिया और श्रीरंगपट्टनम को धमकाया। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आपूर्ति और संचार को परेशान किया और अंग्रेजों को स्थानीय संसाधनों से वंचित करने की झुलसी हुई पृथ्वी नीति पर अमल किया। इस अंतिम प्रयास में वो सफल रहे, क्योंकि प्रावधानों की कमी ने कॉर्नवालिस को श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के प्रयास के बजाय बेंगलोर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। वापसी के बाद टीपू सुल्तान ने कोयम्बटूर में सेना भेजी, जिसे उन्होंने एक लंबी घेराबंदी के बाद वापस ले लिया। सन 1792 का अभियान टीपू सुल्तान के लिए असफल रहा। सहयोगी सेना की आपूर्ति अच्छी थी और टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम से पहले बेंगलोर और बॉम्बे से सेना के जंक्शन को रोकने में असमर्थ थे। लगभग
2 सप्ताह की घेराबंदी के बाद टीपू सुल्तान ने आत्मसमर्पण की शर्तों पर बातचीत शुरू की। आगामी संधि में उन्हें अपने आधे क्षेत्रों को सहयोगियों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था और अपने 2 बेटों को बंधकों के रूप में सौंप दिया, जब तक कि उन्होंने युद्ध के खिलाफ अभियान के लिए अंग्रेजों को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में पूरे 3 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया। उसे उन्होंने 2 किश्तों में राशि का भुगतान किया और अपने बेटों को मद्रास से वापस ले लिया। सन 1794 में फ्रांसीसी रिपब्लिकन अधिकारियों के समर्थन से टीपू सुल्तान ने कथित तौर पर गणतंत्र के कानूनों के साथ सहज कानून बनाने के लिए मैसूर के जैकोबिन क्लब को खोजने में मदद की। उन्होंने एक लिबर्टी ट्री लगाया और खुद को नागरिक टीपू सुल्तान घोषित किया। 2005 के एक पेपर में इतिहासकार जीन बाउटियर ने तर्क दिया कि टीपू सुल्तान के खिलाफ ब्रिटिश सैन्य हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराने के लिए क्लब में अस्तित्व और उसमें टीपू सुल्तान की भागीदारी को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गढ़ा गया था। नेपोलियन के मिस्र पर आक्रमण की प्रेरणाओं में से एक अंग्रेजों के खिलाफ भारत के साथ एक जंक्शन स्थापित करना था। बोनापार्ट मध्य पूर्व में एक फ्रांसीसी उपस्थिति स्थापित करना चाहते थे, जिसका अंतिम सपना टीपू सुल्तान साहिब के साथ जुड़ना था। नेपोलियन ने फ्रांसीसी निर्देशिका को आश्वासन दिया कि जैसे ही उन्हें मिस्र पर विजय प्राप्त की, वो भारतीय राजकुमारों के साथ संबंध स्थापित करेंगे और उनके साथ मिलकर अंग्रेजों पर हमला करेंगे। मिस्र पर कब्जा करने और किलेबंदी करने के बाद हम टीपू साहब की सेना में शामिल होने और अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए स्वेज से भारत में 15,000 लोगों की एक सेना भेजेंगे। नेपोलियन इस रणनीति में असफल रहे, एकड़ की घेराबंदी हार गया। सन 1799 में और 1801 में अबूकिर की लड़ाई में, हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनमें नेपोलियन शिक्षा के कुछ अंतर आचरण की उदारता और राजनीतिक विचारों की अनुमति है, जो कभी कभी पुराने हैदर अली द्वारा प्रदर्शित किए गए थे। फिर भी मैंने सोचा था कि उन्होंने संकल्प की वही दृढ़ भावना दिखाई होगी जिसने टीपू साहब को अपने हाथ में कृपाण के साथ अपनी राजधानी शहर के उल्लंघन पर वीरतापूर्वक मरने के लिए प्रेरित किया। सर वॉल्टर स्कॉट 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट के पद त्याग पर टिप्पणी करते हुए, होरेशियो नेल्सन ने 1798 में मिस्र में नील नदी की लड़ाई में फ्रांसवा पॉल ब्रुइस डी गैलरियस को हराया। सन 1799 में 3 सेनाएं मैसूर में घुसी, एक बॉम्बे से और 2 ब्रिटिश, जिनमें से एक में आर्थर वेलेस्ली शामिल थे। उन्होंने चौथे मैसूर युद्ध में राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 60,000 से अधिक सैनिक थे, लगभग 4,000 यूरोपीय और शेष भारतीय, जबकि टीपू सुल्तान की सेना की संख्या केवल 30,000 थी। अंग्रेजों के साथ काम करने में टीपू सुल्तान के मंत्रियों द्वारा विश्वासघात और अंग्रेजों के लिए आसान रास्ता बनाने के लिए दीवारों को कमज़ोर करना। टीपू सुल्तान की मृत्यु के कारण ब्रिटिश जनरल हैरिस ने कहा, अब भारत हमारा है। जब अंग्रेजों ने शहर की दीवारों को तोड़ दिया तो फ्रांसीसी सैन्य सलाहकारों ने टीपू सुल्तान को गुप्त मार्गों से भागने और बाकी युद्धों को अन्य किलों से लड़ने के लिए कहा। तो इस पर टीपू सुल्तान ने जवाब दिया, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। गेटवे पर मारे गए थे, जो NE से 300 गज की दूरी पर स्थित था। श्रीरंगपट्टनम किले का कोण उन्हें अगली दोपहर गुमाज में उनके पिता की कब्र के बगल में दफनाया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सदस्यों का मानना था कि कर्नाटक के नवाब उमदुत उल उमरा ने गुप्त रूप से युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान को सहायता प्रदान की और 1799 के बाद अपना बयान मांगा। इन 5 लोगों में मीर सादिक, पूर्णिया, 2 सैन्य कमांडर सैयद शामिल हैं। साहब और कमरुद्दीन और श्रीरंगपट्टनम के किले के कमांडेंट मीर नदीम हसन द्वारा सुनाई गई विश्वासघात की घटना
टीपू सुल्तान के निर्देशों की अवज्ञा से शुरू होती है। जब उनकी मृत्यु हुई तो ब्रिटेन में जश्न मनाया गया। लेखकों, नाटककारों और चित्रकारों ने इसे मनाने के लिए काम किया। टीपू सुल्तान की मृत्यु को ब्रिटेन में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर मनाया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बेंगलोर में अपनी टीपू सुल्तान शहीद स्मारक व्याख्यान 30 नवंबर 1991 में टीपू सुल्तान को दुनिया के पहले युद्ध रॉकेट का प्रवर्तक कहा था। इनमें से 2 रॉकेट श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए लंदन में रॉयल आर्टिलरी संग्रहालय में प्रदर्शित किए गए थे। इतिहासकार डॉक्टर दुलारी कुरैशी के अनुसार टीपू सुल्तान एक भयंकर योद्धा राजा थे और अपने आंदोलन में इतने तेज थे कि दुश्मन को ऐसा लगता था कि वो एक ही समय में कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। टीपू सुल्तान ने दक्षिण के सभी छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। वो उन कुछ भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश सेनाओं को हराया था। टीपू सुल्तान के पिता ने मैसूर के रॉकेटरी के उपयोग पर विस्तार किया था। खुद रॉकेटों में महत्वपूर्ण नवाचार किए और उनके उपयोग के सैन्य रसद उन्होंने रॉकेट लॉन्चर संचालित करने के लिए अपनी सेना में 1200 से अधिक विशेष सैनिकों को तैनात किया। ये लोग हथियारों के संचालन में कुशल थे और उन्हें सिलेंडर के व्यास और लक्ष्य की दूरी से गणना किए गए कोण पर अपने रॉकेट लॉन्च करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। रॉकेटों में 2 तरफ से नुकीले ब्लेड लगे होते थे और जब बड़े पैमाने पर दागे जाते थे तो वो घूमते थे और एक बड़ी सेना के खिलाफ महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाते थे। हैदर अली खान की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने रॉकेटों के उपयोग में काफ़ी विस्तार किया। एक समय में 5000 से अधिक रॉकेट चलाने वालों को तैनात किया। कोहिनूर की लड़ाई के दौरान टीपू सुल्तान द्वारा तैनात किए गए रॉकेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में कहीं अधिक उन्नत थे। मुख्यतः प्रणोदक धारण करने के लिए लोहे के ट्यूबों के उपयोग के कारण उन्होंने मिसाइलों के लिए उच्च जोर और लंबी रेंज को सक्षम किया, जिसकी रेंज 2 किलोमीटर थी। ब्रिटिश विवरण तीसरे और चौथे युद्ध के दौरान रॉकेट के उपयोग का वर्णन करते हैं। 1799 में श्रीरंगपट्टनम में जलवायु लड़ाई के दौरान ब्रिटिश गोले ने रॉकेट युक्त एक पत्रिका पर हमला किया, जिससे ये विस्फोट हो गया और काले धुएं के एक विशाल बादल को भेज दिया, जिसमें युद्ध के मैदानों से ऊपर उठने वाली सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ। चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों ने कई मैसूरियन रॉकेटों पर कब्जा कर लिया। ये ब्रिटिश रॉकेट विकास में प्रभावशाली बन गए, जिससे कॉन्ग्रेव रॉकेट को प्रेरणा मिली, जिसे जल्द ही नेपोलियन युद्धों में उपयोग में लाया गया। 1786 में टीपू सुल्तान ने फिर से अपने पिता की अगुवाई में 72 तोपों के 20 युद्धपोतों और 65 तोपों के 20 फ्रिगेटों वाली एक नौसेना बनाने का फैसला किया। वर्ष 1790 में उन्होंने कमालुद्दीन को अपना मीर बहार नियुक्त किया और जमालाबाद और मजीदाबाद में बड़े पैमाने पर डाक यार्ड स्थापित किए। टीपू सुल्तान के एडमिरल बोर्ड में एक मीर याम की सेवा में 11 कमांडर शामिल थे। एक मीर याम ने 30 एडमिरलों का नेतृत्व किया और उनमें से प्रत्येक के पास 2 जहाज थे। टीपू सुल्तान ने आदेश दिया कि जहाज़ों में तांबे की तली होती है, एक विचार जिसने जहाज़ों की लंबी उम्र को बढ़ाया और टीपू सुल्तान को एडमिरल सफरेन द्वारा पेश किया गया था। उनके सतत युद्ध कार्यों के कारण हैदर अली खान और टीपू सुल्तान को एक अनुशासित स्थायी सेना की आवश्यकता थी। इस प्रकार राजपूतों, मुसलमानों और बेदारों को पूर्णकालिक सेवा के लिए नामांकित किया गया था, जो कृषि मूल के कंदाचार बल नामक स्थानीय मिलिशिया की जगह ले रहे थे, जो पहले मैसूर सेना में मौजूद थी। स्थानीय मिलिशिया से वोक्कालिगाओं को हटाने, जिन्होंने सदियों से युद्धों में भाग लिया था, और उनके छोड़ने के किराए के स्थान पर उन पर उच्च कर लगाने से परोक्ष रूप से रेतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई,
जब रैयत अपनी कृषि गतिविधियों के लिए दासों पर निर्भर नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनके दास कुछ स्थानों पर सेना में नामांकित थे। उच्च करों का भुगतान करने के अलावा उन्हें दासों को खिलाने और उनके विवाहों को वित्त पोषित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इससे मैसूर में गुलामी की व्यवस्था कमजोर हो गई। 18वीं शताब्दी के अंत में मैसूर की आर्थिक शक्ति का शिखर टीपू सुल्तान के अधीन था। अपने पिता हैदर अली खान के साथ उन्होंने मैसूर के धन और राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से आर्थिक विकास के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की। उनके शासनकाल में अत्यधिक उत्पादक कृषि और कपड़ा निर्माण के साथ मैसूर ने बंगाल सूबाह को भारत की प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में पीछे छोड़ दिया। मैसूर की औसत आय उस समय निर्वाह स्तर से 5 गुना अधिक थी। टीपू सुल्तान ने कावेरी नदी पर कन्नमबाड़ी बांध, कृष्णा राजा सागर या के आरएस बांध के निर्माण की नींव रखी, जैसा कि उनके नाम की एक मौजूदा पत्थर की पट्टिका से प्रमाणित है, लेकिन निर्माण शुरू करने में असमर्थ थे। बांध बाद में 1938 में बनाया और खोला गया था। ये मैसूर और बेंगलोर के लोगों के लिए पीने के पानी का एक प्रमुख जरिया था। मैसूर रेशम उद्योग पहली बार टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था। उन्होंने रेशम की खेती और प्रसंस्करण का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ को बंगाल सूबाह भेजा, जिसके बाद मैसूर ने पॉलीवोल्टाइन रेशम विकसित करना शुरू किया। हैदर अली खान और टीपू सुल्तान दोनों ने मुगल सम्राट शाह आलम के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखी। दोनों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सभी मौजूदा संधियों में नवाब के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन कर्नाटक के नवाब की विपरीत उन्होंने हैदराबाद के निजाम के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। बादशाह के रूप में अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद टीपू सुल्तान ने मुगल सम्राट के पर्दापरण की मांग की। उन्होंने शाह आलम द्वितीय के प्रति वफादार लोगों के भारी मन से नसीबुद्दौला की उपाधि अर्जित की। टीपू सुल्तान एक स्वघोषित सुल्तान थे। इस तथ्य ने उनकी ओर हैदराबाद के निजाम अली खान की शत्रुता को आकर्षित किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से मुगल सम्राट को मना कर और मैसूर पर दावा करके अपनी शत्रुता व्यक्त की। निराश होकर टीपू सुल्तान ने उस समय के अन्य मुस्लिम शासकों के साथ संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया। भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से छुटकारा दिलाने और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय ताकत सुनिश्चित करने के लिए टीपू सुल्तान विदेशी देशों के साथ अपनी कूटनीति के स्वामी थे। अपने पहले के पिता की तरह उन्होंने विदेशी राष्ट्रों की ओर से लड़ाई लड़ी, जो शाह आलम द्वितीय के सर्वोत्तम हित में नहीं थी। माना जाता है कि 10 अगस्त 1788 को गुलाम कादिर द्वारा शाह आलम को अंधा कर दिया जाने के बाद टीपू सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए थे। 1799 में श्रीरंगपट्टनम के पतन के बाद अंधे सम्राट ने टीपू सुल्तान के लिए पश्चाताप किया, लेकिन हैदराबाद के निजाम ने अपना विश्वास बनाए रखा, जिन्होंने अब अंग्रेजों के साथ शांति स्थापित कर ली थी। मराठों से पर्याप्त खतरों का सामना करने के बाद टीपू सुल्तान ने अफगान दुर्रानी साम्राज्य के शासक ज़मान शाह दुर्रानी के साथ पत्राचार करना शुरू किया, ताकि वो अंग्रेजों और मराठों को हरा सके। प्रारंभ में ज़मान शाह टीपू सुल्तान की मदद के लिए तैयार हो गए, लेकिन अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा पर फारसी हमले ने उनकी सेना को मोड़ दिया और इसलिए टीपू सुल्तान को कोई मदद नहीं दी जा सकी। 1787 में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तत्काल सहायता का अनुरोध करते हुए ऑटोमन सुल्तान अब्दुल हमीद को तुर्क राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल में एक दूतावास भेजा। टीपू सुल्तान ने तुर्क सुल्तान से अनुरोध किया कि वह उन्हें सेना और सैन्य विशेषज्ञ भेजें। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने मक्का, मदीना, नजफ और करबला में इस्लामिक मंदिरों के रखरखाव में योगदान देने के लिए ऑटोमन से अनुमति मांगी। हालांकि ऑटोमन स्वयं संकट में थे और अभी भी विनाशकारी ऑस्ट्रो ऑटोमन युद्ध से उबर रहे थे और रूसी साम्राज्य के साथ एक नया संघर्ष शुरू हो गया था। इसके लिए ऑटोमन तुर्की को रूसियों को दूर रखने के लिए ब्रिटिश गठबंधन की आवश्यकता थी।
इसलिए ये शत्रुतापूर्ण होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। भारतीय रंगमंच में अंग्रेज हिंद महासागर में एक बेड़े को व्यवस्थित करने में ऑटोमन की अक्षमता के कारण टीपू सुल्तान के राजदूत केवल अपने तुर्क भाइयों से उपहार लेकर घर लौट आए। फिर भी टीपू सुल्तान का ऑटोमन साम्राज्य और विशेष रूप से इनके नए सुल्तान सलीम III के साथ पत्राचार वर्ष 1799 में उनकी अंतिम लड़ाई तक जारी रहा। अपने पहले के पिता की तरह टीपू सुल्तान ने फारस में झंड राजवंश के शासक मोहम्मद अली खान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। टीपू सुल्तान ने ओमान सल्तनत के शासक हमद बिन सैद के साथ भी पत्राचार किया। रेशम के साथ टीपू और मैसूर की कोशिश 1780 के दशक की शुरुआत में हुई, जब उन्होंने अपने दरबार में किंग राजवंश शासित चीन से एक राजदूत की अगवानी की। राजदूत ने उन्हें रेशमी वस्त्र भेंट किया। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान इस वस्तु से इस हद तक मुग्ध थे कि उन्होंने अपने राज्य में इसका उत्पादन शुरू करने का संकल्प लिया। उन्होंने चीन को वापसी यात्रा भेजी, जो 12 वर्ष बाद लौटा। हैदर अली खान और टीपू सुल्तान दोनों ने फ्रांसीसी के साथ गठबंधन की मांग की। एकमात्र यूरोपीय शक्ति अभी भी उपमहाद्वीप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने के लिए पर्याप्त। 1782 में लुई 16वें ने पेशवा मधुराव नारायण के साथ गठबंधन किया। इस संधि ने बुसी को अपने सैनिकों को ऑयल डी फ्रांस में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया। उसी वर्ष फ्रांसीसी एडमिरल बी सफ्रेन ने औपचारिक रूप से हैदर अली खान को लुई 16वें का एक चित्र भेंट किया और उनसे गठबंधन की मांग की। नेपोलियन ने मिस्र को टीपू सुल्तान से जोड़ने के प्रयास में विजय प्राप्त की। फरवरी 1798 में नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को एक पत्र लिखा था, जिसमें ब्रिटिश कब्जे और योजनाओं का विरोध करने के उनके प्रयासों की सराहना की गई थी। लेकिन ये पत्र टीपू सुल्तान तक कभी नहीं पहुंचा और एक ब्रिटिश द्वारा जब्त कर लिया गया। मस्कत में जासूस एक संभावित टीपू सुल्तान नेपोलियन गठबंधन के विचार ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल सर रिचर्ड वेलेस्ली, जिन्हें लॉर्ड वेलेस्ली के नाम से भी जाना जाता है, इतना चिंतित कर दिया कि उन्होंने तुरंत टीपू सुल्तान के खिलाफ अंतिम लड़ाई के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।